दीजिए, हेडिंग दीजिए, एसिड बेस सॉल्ट। थोड़ा सा देखो हिंदी में अगर दिक्कत होगा ना तो किताब उताब खोल के देख लेना। किताब है तुम लोग के पास? कहाँ है? नहीं है, चलो। अरे हिंदी में जरी मनी दिक्कत होता है तो देख लीजिएगा, तो नहीं हिंदी देखबे नहीं करते हो। एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड माने आम्ल, बेस माने क्षार। ऐसे क्षार नहीं बोला जाता है, इसको क्षारक बोला जाता है। बेस जो हम बोल रहे हैं ना, ये सच्चाई तो ये है, रियलिटी ये है कि बेस को हिंदी में क्षार नहीं कहते हैं, क्षारक कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार, लवण, तीनों एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो एक लाइन में हो जाएगा। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल किसे कहते हैं तो डिफिनेशन अगर देना है तो कुछ भी डिफिनेशन दे दो ने। जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल है, जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्षारक है, और जो नमकीन होता है वो लवण है। हर्षिकार दुर्गे का नमकीन, शायद हर्षिकार होगा, हर्षिकार सही है, कीन सही है, बस खत्म। यही है, यानी अम्ल क्या है तो वो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्षारक कहलाता है। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है लवण कहलाता है। अब डिफिनेशन तो ठीक है जो हम बोले हैं, लेकिन किसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे देखोगे तो 10वां में एक ही कॉन्सेप्ट है, 10वां में एक गो कॉन्सेप्ट है, 10वां में एक ही कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस। 10वां में एक ही कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। 10वां में एक ही कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा। जानबूझ के हिंदी नहीं बोले नहीं तो और नहीं समझ में आता। कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हैं, अवधारणा और नहीं समझ में आता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और आगे जाओगे आईएससी में तो वहाँ पे आएगा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। उसके आगे जाओगे तो लेविस कॉन्सेप्ट या लुइस कॉन्सेप्ट। लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हम लिखवे नहीं किए, खाली बोले इसलिए क्योंकि पढ़ने नहीं 10वां में। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट सिर्फ बोल रहे हैं, पढ़ना नहीं है तो नहीं लिखें। लुइस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना नहीं 10वां में तो हम नहीं लिखें, और आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड में तो एकदम नहीं पढ़ना है, बिहार बोर्ड में खाली यही पढ़ना है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो ये तो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अम्ल किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लिख लो, बोलने से अच्छा होता है कि लिख लीजिए। जब मैं कभी भूल गए तो लिखल का देख लेंगे, ऐसे तो 2-3 बार बोलते बोलते याद हो जाएगा। वे सभी पदार्थ जो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, या उसे अम्ल कहा जाता है। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। तो क्षारक किसे कहते हैं? अगर क्षारक बोलें कि क्षारक क्या होता है तो कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। ये सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। तो लवण किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं
या जिनका स्वाद नमकीन होता है, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं या जो नमकीन लगता है उसे लवण कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं या कहो जो नमकीन लगता है उसे लवण कहते हैं। हो गया। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, तीनों एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अम्ल क्या होता है, तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और क्षारक किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। जो खट्टा होगा अम्ल हो गया, जो कड़वा होगा वो क्षारक हो गया, और जो नमकीन होगा वो लवण होगा। अब इससे ज़्यादा हम कौची समझाना है, इसके ऊपर कौची भोंकेंगे। खट्टा माने एसिड, कड़वा माने बेस, और नमकीन माने सॉल्ट हो गया, लवण हो गया। तो खट्टा है तो अम्ल बोलेंगे, और कड़वा है तो क्षारक बोलेंगे, और नमकीन है तो लवण बोलेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ये जा कन्फ्यूजन होगा। एगो होता है बेस, देखो बेस मिलता है, और एगो बेस है, ठीक है, जैसे बेस, और बेस को ही हम लोग कहते हैं अल्कली। बेस को ही कहते हैं अल्कली, मतलब बेस को हिंदी में कहते हैं क्षारक, लेकिन अल्कली को हिंदी में कहते हैं क्षार। उसको क्षारक बोलते हैं और इसको क्षारक। दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं। बेस को ही बोला जाता है क्या, अल्कली। बेस ही क्या है, अल्कली है। लेकिन अल्कली कहने का मतलब है कि अल्कली अगर हम बोल रहे हैं तो ये साफ साफ फिक्स हो गया। अल्कली बोलने के एकदम मतलब है, माइंड में सेट कर लीजिए कि वो बेस जो है वो एक्वस है। क्यों छोड़ो इंग्लिश में, अल्कली बोलने का मतलब है कि वो फिक्स हो जाता है कि वो कैसन है, जलीय विलयन। माइंड में सेट रखना है। दोनों एक ही चीज़ है, बेस और अल्कली, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बेस क्या है, जल में घुलल है तो भी उसको बेस कह सकते हैं, सूखा है तब भी बेस कह सकते हैं। लेकिन अल्कली तभी बोलेंगे जब वो जल में घुला हुआ है, याद रखना है। तो बेसेस और अल्कली में कन्फ्यूजन होता है, तो बेस अल्कली में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेस क्या है, बेस बेस है। बेस जो है वो बेस है, बेस जो है ये बेस है, मतलब हर जगह चलता है। यानी सूखा है तब भी बोलेंगे बेस है, और पानी में घुलल है तब भी कहेंगे वो बेस है। लेकिन अल्कली तभी बोलेंगे जब वो पानी में घुला हुआ है, तभी बोलेंगे वो अल्कली। ये ध्यान रखना, चाहो तो लिख लो इसको, इसको लिख लीजिए। बेस को दो कैटेगरी नहीं बोलेंगे, बेस को दो ब्रांच में खाली इसी तोड़ दिए हैं। एगो अल्कली दे दिए हैं और एगो ऐसे ही रहने दिए हम। हो गया। अगर तुम लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हो, नोट बना के पूरा ध्यान से एकदम संभल के सजा के, कि सभी क्षारक, क्षारक माने इंग्लिश में बेस, क्षारक मतलब बेस। क्षारक क्या बोल रहे हैं कि पानी में घोलल है तब भी वो बेस है, और पानी में अगर नहीं घोला हुआ तब भी वो बेस माने बेस है। कहते हैं बेस है, बेस, वो बेसे है, ये है। क्षार तभी बोलना है जब वो जल में घुलल है। तो याद रखना कि अगर जल में घुला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कली। क्षार भी बोल सकते हैं, चाहे तो क्षारक भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सूखा है, सूखा पाउडर के तरह है, तो अगर पाउडर के तरह है तो उसको हम
अल्कली नहीं बोलेंगे, क्षार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्षारक। अगर सूखा है तो क्षारक बोलेंगे, और गीला है तो नहीं, गीला है तो भी क्षारक बोलेंगे। क्षारक तो बोलने हैं, सूखा है तब भी, गीला है, लेकिन अगर गीला है तो उसको क्षारक बोलने के साथ साथ हम लोग अल्कली यानी क्षार भी बोलेंगे। बेस पता चल रहा है कि बेस सूखा भी हो सकता है और बेस जल में घुला हो, तो लिख लो नोट में कि बेस सूखा भी हो सकता है और जल में घुलनशील भी हो सकता है। बेस सूखा भी हो सकता है और जल में घुलनशील भी हो सकता है। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारक। तो क्षारक सूखा भी हो सकता है और जल में घुलनशील भी हो सकता है। क्षारक सूखा भी हो सकता है और जल में घुलनशील भी हो सकता है। क्षारक सूखा भी हो सकता है और जल में घुलनशील भी हो सकता है। क्षारक सूखा भी हो सकता है और जल में घुलनशील भी हो सकता है। जबकि सभी अल्कली, अल्कली माने हिंदी में क्षार, जबकि सभी क्षार, अच्छा क्षारक को शायद हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं, शायद भस्म बोलते हैं। किताब उताब होगा तो देख लेना, उसको भस्म भी बोलते हैं। खैर सभी क्षार पानी में घुले हुए रहते हैं या जल में घुले हुए रहते हैं। और जब भी नोट बोलते हैं तो थोड़ा सा पेन बदल लो, रेड पेन, ग्रीन पेन। नोट को ऐसा ही नहीं लिखना है, तो उन्हें ब्लू के पेन से सभी लिखते रहता है। कई को यहाँ पे वैसा है स्टूडेंट जो पेन चेंज करता है, चेंज करती है, अच्छा बात है। नोट जब भी लिख रहे हो, कोई स्पेशल पॉइंट लिख रहे हो तो पेन चेंज करो। एक ही पेन से लिखते हो, कैसे पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट है इसमें? यानी इसका कोई देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं क्षारक तो सभी क्षारक पानी में घुले होते हैं, नहीं। सभी क्षारक पानी में घुले होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब चाहो तो ये सब चीज़ भी लिख सकते हो कि सभी क्षारक पानी में घुले हुए हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। सभी क्षारक पानी में घुला होगा कोई जरूरी नहीं। क्षारक अगर बोल रहे हैं तो यहीं पे समझा देते हैं। अगर हम क्षारक बोल रहे हैं तो क्षारक में दोनों हो सकता है। क्षारक जो है वो सूखा भी हो सकता है और पानी में घुला हुआ भी हो सकता है, पानी में घुला हुआ दोनों हो सकता है। लेकिन अगर क्षार बोल रहे हैं तो 100% है। तो किस में घुला हुआ? जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब जल में घुला हुआ, ये माइंड में सेट रखना, जल में घुला हुआ। यानी क्षारक क्या है, बेस क्या है? तो बेस जल में घुलल भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है। हालांकि ये सब उतना चलेगा नहीं, जब चैप्टर चलेगा नहीं तो ये सब दिमाग से निकल जाएगा, बेस अल्कली सब भूल जाओगे। शुरू में समझा दे रहे हैं कि बेस और अल्कली में क्या अंतर है। तो बेस सूखा भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है, क्योंकि वो बेस है। जबकि अल्कली क्या है? ये अल्कली है, ठीक है, ये अल्कली है। अब अगर अल्कली है मतलब क्षार है, अल्कली है मतलब जे भी है, ये अल्कली है। अब अगर अल्कली है, क्षार है, तो जाहिर सी बात है किस में रहेगा? पानी में। पानी में क्षार हमेशा तभी बोलेंगे जब वो पानी में घुला हुआ है। पानी में घुला हुआ है तो हम उसको क्षारक भी बोल सकते हैं। क्षारक सूखा रहेगा तब उसको क्षारक बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सूखा है तो उसको हर हालत पे हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारक। उसको क्षार नहीं कह सकते हैं, उसको सिर्फ क्या बोलेंगे? क्षारक। क्षार उसी को बोल सकते हैं जो जल में घुला हुआ है। अब इतना बोल दिए, इसके ऊपर फिर क्या बोलेंगे? तो अम्ल, क्षारक, लवण, ये तीनों एक लाइन में फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। ये तीनों छोटा मोटा डिफिनेशन है या बुतरू को सिखाने के लिए कि जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल, जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्षारक, और जो स्वाद में नमकीन होता है वो लवण। बोलना जरूरी है, तो नहीं बोल ही नहीं पाता। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उससे अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उससे क्षारक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं।
अब यही तीनों चीज़ तुमको बोलना होता है, जैसे कह देंगे कि बोलो, बताओ विकी कुमार, ये तीनों कैसे बोलोगे? अम्ल, क्षार, लवण। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम कहते हैं। हाँ वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। हाँ, वैसा पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। क्षारक और क्षार में अंतर समझ गए ना? अगर कोई सूखा है, मतलब सूखा बेस है, तो उसको बेस ही कहना है, और पानी में घुला हुआ तब भी उसको बेस कहते हैं। लेकिन अगर पानी में घुला हुआ है तो उसको बेस के साथ साथ क्या कहेंगे? क्षार। क्षार तभी बोलना है जब वो पानी में घुला हुआ है और कड़वा लग रहा है, क्षार बोलेंगे। लेकिन सूखा है फिर भी कड़वा लग रहा है, तो उसको सिर्फ क्या बोलेंगे? क्षारक। और पानी में घुला हुआ है, कड़वा लग रहा है, तो उसको क्षारक बोलने के साथ साथ क्षार भी कह सकते हैं। क्षार तभी बोलना है जब वो जल में जल में घुला हुआ रहेगा, और क्षार तभी बोलना है जब जल में घुला हुआ रहेगा। लेकिन क्षारक दोनों ही कंडीशन में बोल सकते हैं, चाहे जल में घुला हुआ रहे या जल में घुला हुआ नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अम्ल बोल दिए, क्षारक या क्षार बोल दिए, और लवण पे आ गए। अब आता है कि अम्ल कितने प्रकार के हैं, तो लिख सकते हैं अम्ल को, सभी अम्ल को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। स्ट्रेंथ के अनुसार सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। अभी बताएंगे कि आर्हेनियस क्या है, अम्ल और क्षार को पहचानेंगे कैसे। जैसे अब तुमसे कोई कह दे कि अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा होता है। क्षारक किसे कहते हैं? जो स्वाद में कड़वा। और लवण किसे कहते हैं? जो नमकीन होता है। तो हर चीज़ चाट के चेक करेंगे, मरिए जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो जाने चल जाएगा। तो उसके लिए बताएंगे कि कैसे पहचान किया जाता है, इंडिकेटर्स बताएंगे, सूचक बताएंगे, जिससे पता चले। लेकिन अभी नहीं, अभी तो फिलहाल इसी के ऊपर हम हैं। अभी क्या लिखे हो कि अम्ल कई तरह के? दो तरह के। अम्ल को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग। लेकिन किस आधार पे? शक्ति के आधार पे। तो इंग्लिश में भी अगर कोई लिखना चाहेगा तो कह सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, on the basis of its strength, on the basis of its strength there are two types of acids। या कह सकते हैं on the basis of its strength acids are classified into two category। on the basis of its strength acids are classified into two category। on the basis of its strengths या their strengths acids are classified into two category। कौन कौन कैटेगरी हो गया? एगो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। सब बोलेंगे कि क्या है, कैसे है, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। एगो स्ट्रॉन्ग एसिड और एगो हो गया वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हिंदी में अगर कहें तो प्रबल अम्ल। लिखना है, हर चीज़ ऐसा थोड़ा है कि लिख रहे हैं तो भी इसको समझो, अभी तो लिख रहे हैं। और वीक को हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल।
अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं तो इस समझ में तभी पूरी आएगा जब हम तुमको आर्हेनियस पढ़ा देंगे। लेकिन अभी कम से कम याद तो रख सकते हैं कि प्रबल, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है पूरी तरह से क्या, पूरी तरह से घुल जाए। वैसा अम्ल जो पूरी तरह से घुल जाए और घुलकर डिज़ोल्व हो जाए। वैसा अम्ल जो पूरी तरह से घुल जाए और घुलकर डिज़ोल्व हो जाए। घुलकर डिज़ोल्व माने टूट जाए। किस में टूट जाए? आयंस में पूरी तरह से। कंप्लीटली डिज़ोल्व, पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली डिज़ोल्व्ड किस में भाई? इनटू आयंस में। जो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है आयंस में उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे बोल रहे हैं ना, वही वाला हूबहू डेफिनेशन चिपका दिया जाता है। किसमें? बेस में। बेस में भी वही बात बोलना है। बेस कई तरह के हैं? 2 तरह के। किस आधार पे? शक्ति के आधार पे। शक्ति मतलब इसके स्ट्रेंथ के आधार पे। स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हो जाएगा वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दोनों डेफिनेशन अलग अलग नहीं बताना है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड रट लेते हो तो स्ट्रॉन्ग बेस भी रट लोगे। और रट लेंगे सर, हाँ तो और क्या कीजिएगा? 10th लेवल के तो समझोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेगा, आपको रटना ही होगा। आप कैसे समझिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? आप रट ही सकते हैं। हाँ बहुत होगा तो ही भले समझा देंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट करना होता है। आप लैब में जब तक नहीं जाओगे, बिना लैब में एक्सपेरिमेंट कैले कैसे बोल देंगे कि यही स्ट्रॉन्ग एसिड है? लैब में जाने के बाद ही पता चलता है। तो ऐसे रटबे करते हैं ऐसे। अगर लैब में नहीं जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बिना एक्सपेरिमेंट कैले जो किताब में लिख दिया वो हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई फलना जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, फलना जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, फलना जो है वीक एसिड है, चिलना जो है वीक बेस है। हमको याद करना है जो लिख के बता दिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? वैसा अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड ही नहीं बोलना है, स्ट्रॉन्ग बेस भी। वैसा अम्ल या वैसा क्षारक, यानी वैसा एसिड या वैसा बेस जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और घुलकर डिसॉल्व हो जाता है, मतलब टूट जाता है। किसमें? आयंस में। यानी ध्यान से सुन लो, लिख लेना बाद में। वैसा अम्ल या क्षार यानी वैसा एसिड और बेस है। वैसा एसिड और वैसा बेस जिसे पानी में घुलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। बोलना जरूरी होता है, ज़्यादा एंजॉय नहीं करो क्लास को, ज़्यादा मन नहीं लगना चाहिए, बोलना जरूरी है, मुंह खोलना होता है। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता, वो तो बता रहे हैं ना क्या है, इसमें हम समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल डेफिनेशन याद रखना है कि वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब तो अपने से लिख लेगा, लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन खुद से। तुम लिखो, 2-3 बार हम बोल देते हैं। वैसा एसिड या वैसा बेस। अच्छा, जो प्योर हिंदी में लिखना चाहता है वो हिंदी में लिख लेगा कि वैसा अम्ल या वैसा क्षारक। क्षार मत बोलना, क्षार बोलना ज़्यादा अच्छा है कि क्षारक बोलना ज़्यादा अच्छा? काहे कि क्षारक दोनों में आता है। सूखा रहेगा तब भी क्षारक, और पानी में घुलल है तब भी क्षारक। लेकिन अगर क्षार बोल देंगे तो सिर्फ पानी में, इसलिए क्षार बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि वैसा अम्ल या वैसा क्षारक जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। वैसा अम्ल या वैसा क्षारक जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। आयंस,
आयंस को हिंदी में लिखेंगे तो आयनों लिखेंगे, आयन, हिंदी में भी आयन ही बोलते हैं। वैसा अम्ल या वैसा क्षारक, क्षारक ही लिखिएगा, क्षार मत लिख देना। वैसा अम्ल या वैसा क्षारक, वैसा अम्ल या वैसा क्षारक जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, उसे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक कहते हैं। ऐसे प्रबल और प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से ज़्यादा अच्छा तो टॉनिक इंग्लिश से याद हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? तो वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब किस में टूटता है वो भी जिक्र करेंगे आर्हेनियस में, कि एसिड कैसे पता करेंगे, बेस कैसे पता। फिलहाल याद होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, दोनों पूछ देगा। तो कह सकते हैं कि वैसा एसिड या वैसा बेस जो पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो नया बुतरू है बाबू, बताओ तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? बोल बाबू बोल, खड़ा हो। इतना देरी से 20 बार से तो कम नहीं बोले होंगे हम। बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है या स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जब पूरी तरह से पानी में घुल जाए उसे आयंस में टूट जाए। बैठो, हाँ सही है। पूरी तरह से पानी में घुल जाए, खाली उतना लिखल है, उसको देख के खाली नहीं बोलना, उसके आगे फिर देखो ना कि पूरी तरह से घुल जाए, कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू आयंस, यानी वैसा एसिड या वैसा बेस जो पानी में घुलकर पूरी तरह से आयंस में टूट जाए, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। वो अपन दुनिया में व्यस्त रहता है उसको। हाँ उठो, ये जाओ, तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया, ये जा, सबसे आ गया। वो पीछे होमवर्क तो कुछ बनाता नहीं, चुपचाप खाली बैठल रहता है। बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को पानी में मिलाया जाता है तो पूरी तरह आयन में टूट जाता है। पूरी तरह से? आयन में। हाँ, हमको लगा पूरे एक बार कुछ और बोलेगा, सब्जी उब्जी। बैठ। वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर वह पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जस्ट इधर आ जाते हैं, वीक एसिड या वीक बेस में लिखते हैं वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस लिखो। वैसा अम्ल या वैसा क्षार, जो भी लिखिए, क्षार नहीं बोलेंगे, क्षारक, यानी वैसा एसिड या वैसा बेस, जो भी बोलो, वैसा एसिड या बेस, वैसा एसिड या बेस, वैसा एसिड या बेस जिसे पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटता है। वैसा एसिड या बेस जिसे पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटता है, अर्थात पूरी तरह से नहीं टूटता, अर्थात आंशिक रूप से आयन में टूटता है। आंशिक रूप से मतलब कुछ ही है जो आयंस में कन्वर्ट होता है, कुछ है जो आयन में टूट जाता है और कुछ आयन में नहीं टूटता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, बता दीजिएगा कि वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। उसी तरह से वीक एसिड या वीक बेस किसे कहते हैं, तो वैसा एसिड या वैसा बेस जिसे पानी में घोलने पर पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटता है, उसे वीक एसिड या वीक बेस कहते हैं। अब वीक एसिड कौन कौन है, वीक बेस कौन कौन है, वो बताएंगे कि कौन कौन आता है। कौन कौन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत में आएगा, कौन कौन है जो वीक एसिड के अंतर्गत में आएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है, वो बताना है। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम तुमको यही बताएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल्स कि कौन कौन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के अंतर्गत में आएगा, इसका एग्जाम्पल। और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट,
हेनियस, आरहेनियस, आरहेनियस स्पेलिंग बहुत भूल जाते हैं। आरहेनियस, आरहेनियस कॉन्सेप्ट, ये बतलाना आरहेनियस कॉन्सेप्ट। और देखो कैटेगरी अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके एग्जाम्पल पे तो जेबे करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया कि हम लोग समझ रहे हैं स्ट्रेंथ के आधार पे, शक्ति के आधार पे। अम्ल और क्षार को कई हिस्सा में बांटे, 2 हिस्सा में, कौन कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ऐसी एक होता है उपलब्धता के आधार पे भी, एक उपलब्धता के आधार पे भी होता है। तो उपलब्धता के आधार पे उसको कभी और जिक्र कर लेंगे। फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड तक रह देते हैं, कल इसका एग्जाम्पल बता देंगे और इसका आरहेनियस कॉन्सेप्ट बता देंगे। आरहेनियस कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही तुमको एग्जाम्पल समझ में आएगा। आरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका जिक्र कल ही करेंगे। ऐसे बोल देते जाते जाते, पानी में घोलने पर जो H+ देता है उसे एसिड कहते हैं। आरहेनियस के कहना था कि वैसा पदार्थ जिसे पानी में घोलें और H+ आयन दे वो क्या हो जाएगा? एसिड। और वैसा पदार्थ जिसे पानी में घोलें तो OH- दे तो उसे क्या कहते हैं? बेस। ये आरहेनियस के कहना था। हालांकि इसके बारे में कल जिक्र करेंगे, आज यहीं तक रह देते हैं। ज़्यादा नहीं, आज आधे घंटा से काम चला, 1 घंटा बाकी कल ही देख लेंगे।